के लिए फरिश्ता है, फरिश्ता के रूप में आए हैं। सभी को जय हिंद। शायर मेला श्री पीजूपाल देव जी के इस प्रांगण के उद्घाटन समारोह में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मेला कमेटी प्रधान प्रकाशन जी, मेला कमेटी उप प्रधान धनीराम जी, डोहण पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी जी, पंचायत उप प्रधान परमानंद जी, तमाम महिला मंडल, मीडिया चैनल्स, युवा साथी और बुजुर्गों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन मैं इस मेला प्रांगण में व्यक्त करता हूं। श्री पीजूपाल देव जी का जो इतिहास है, पिछले कुछ दिनों से जब से मेरे को जेपी सर ने कॉल किया तो उसके बाद से इसका इतिहास ढूंढने की हमने बहुत कोशिशें की। इवन हमने अपने बुजुर्गों को भी पूछा कि इसका थोड़ा इतिहास अगर आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं खासकर हमारे जो युवा पीढ़ी है इन सबके सामने, इस मेला प्रांगण के सामने जो है हमारे पीजूपाल देव जी का इतिहास रखूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद भी है कि इसका जो इतिहास है हमें ढूंढने की कोशिश की, बट मिला नहीं हमें सटीक जवाब इसका। तो जो भी है, ये जो हमारा पीजूपाल देव जी का जो मंदिर है, आज जब मैंने इसको देखा, जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पर आते थे, आज से स्पेशली घा ढोंदे आते थे डोआना जो, तो घा वगैरह ढोआते, तब का मेरे को तब का याद है। तो जब मैंने देखा आज मेला जो प्रांगण है, इसके अलावा जो मंदिर का जो अपग्रेडेशन है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से जो हमारी मेला कमेटी है इसका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही बढ़िया जो है मंदिर को सजाया है। और जो हमारे पूर्वज हैं उनके वक्त से ही इस जो मेला प्रांगण है, इसका जो भी सुसज्जित जो है इसको किया जा रहा है, तो ये हमारी आस्था जो है, विश्वास का ये प्रतीक है। तो आगे बातचीत बढ़ाने से पहले मैं पिछले कल जो है इंडिया पाकिस्तान जो मैच हो, उसके ऊपर भी कुछ जो मेरे विचार है वो मैं जरूर रखूंगा। बिकॉज जो हमारी चाहे वो डोहण गांव की भूमि है, चाहे तुंगल की जो भूमि है, वो एक वीर योद्धाओं की भूमि है। तो पिछले कल भारत पाकिस्तान का जो मैच है और उसमें लोगों का जो जोश जो देखने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्या जो कलाकार या जो स्पोर्ट्समैन या बिजनेसमैन है, उनकी कोई शरद नहीं है, या जो सिर्फ गोली है वो सिर्फ और सिर्फ जो जवान है और जो किसान है उनके लिए ही होती है? क्या नेशनलिज्म सिर्फ और सिर्फ चुनाव और जो प्रॉफिट है वहीं तक सीमित है? या जो नेशनलिज्म या शहादत का जो ठेका है वो सिर्फ और सिर्फ फौजियों ने या यूनिफॉर्म ने ले रखा है? ये मेरा सवाल इस मेला प्रांगण से आप सबसे है। युद्ध रिकवाने की जो बातें करने वाले जो है एक क्रिकेट मैच नहीं रोक पा रहे हैं। आतंकी हमले में जो पिछले 5-6 महीने के अंदर जो हमारे 26 निहत्थे लोग जो मारे गए थे वो भी हिंदुस्तानी थे। तो क्या वो जो उनकी जो शहादत है उसको हमारा देश भूल गया? तो वापस बात मैं जो है डोहण गांव की तरफ लेकर आता हूं। डोहण गांव जो है वो एक वीर योद्धाओं की भूमि है और इस गांव में ने अब तक जो है लेटेस्ट में अगर आप देखें तो 2 सैन्य अधिकारी जो है दिए हैं इस गांव ने। लेफ्टिनेंट उदित पालसरा, जिनको मैं काफी क्लोजली जानता हूं, काफी बचपन में भी इनको मैंने देखा है। क्रिश जो अभी एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा है, सूबेदार रमेश जी जो डोगरा रेजिमेंट मेरी अपनी रेजिमेंट के हैं, और साथ ही सूबेदार केसर सिंह जी जो विक्टोरिया क्रॉस हुए और वो शहीद हुए थे उसी दौरान। और इसी तरह 1962 जो भारत चाइना जो वॉर है उस दौरान जो महावीर चक्र विजेता श्री कांशीराम भी इसी जो डोहण की पावन भूमि की पैदाइश है। और भास्कर ठाकुर तहे दिल से इन सबको, सब अधिकारियों और इसके अलावा जो भी अदर रैंक्स या जो भी कैप्टन ऑनररी रैंक से जो भी रिटायर्ड हैं, उन सबको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और साथ ही डोहण गांव की जो बेटियां जो बिल्कुल कम नहीं है और कंधे से कंधा मिलाकर जो है आगे बढ़ रही हैं। चंद्रा जो मेरी बहन है, छोटी मासी की बेटी है। भारती जिसके घर में पिछले कुछ दिनों पहले गया था, चंपा जी यहीं पे खड़ी हुई हैं। इन सब बेटियों ने अलग अलग फील्ड चुनकर ना सिर्फ अपने इलाके का बल्कि पूरे तुंगल का, देश का जो है नाम रोशन किया है और मैं इन सबको भी तहे दिल से सैल्यूट करता हूं।
ना सिर्फ डोहान बल्कि पूरे इलाके ने इस देश को दी हैं अदम्य साहस की कहानियां, अनगिनत कहानियां, देश के लिए कुर्बान होने वाले जज्बे की। और इसी जज्बे को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी है वीर योद्धाओं की गाथाओं के ऊपर। वीर योद्धा जब भी मैदान में उतरते हैं, तलवार चमकाते हुए हम सबके दिल में आग जला जाते हैं, शत्रुओं की सेना को धूल चटा जाते हैं, मातृभूमि व देश की रक्षा में प्राण लुटा जाते हैं, अदम्य साहस की मिसाल से अमर कहानियां लिखते हैं, हर युद्ध में विजय का इतिहास रचते जाते हैं, ओजस्वी स्वर में गाते हैं गीत आजादी के। इन वीरों की वाणी से गूंजता है आसमान सारा, आए करें इन वीर योद्धाओं को सत सत नमन। एक बार फिर से इस मंच से मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर जो इलाका तुंगल में वो जो हादसे है उसकी ओर आप सबका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। हमें कोटली हॉस्पिटल में जो जरूरत है इमरजेंसी सर्विस व मेडिकल जो स्पेशलिस्ट की, उसकी डिमांड आप सबको मालूम ही होगा कि मैं पिछले एक साल से मुझे रिटायर आए हुए लगभग अभी 14-15 महीने हुए, मैं तब से ही नहीं उससे पहले से भी ये मैं पॉइंट्स जो है उठाते आ रहा हूँ। हमारे अस्पताल में जरूरत है हमें बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट की, और इसके लिए जैसा कि अगर आपने सोशल मीडिया में मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि मैं बीएमओ साहब से मिलने गया था और उन्होंने मुझे बताया कि जो भी यहाँ पर जो लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड है और जिसको जल्द से जल्द अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें वहां पर जरूरत है लेटेस्ट बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमाटोलॉजी एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज, ब्लड रोलर, माइनर ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर इत्यादि की। साथ ही वहां पर हमारे को जरूरत है पावर जनरेटर की, बिकॉज जब भी वहां पर पावर शॉर्टेज होता है तो इमरजेंसी बैकअप के लिए हमारे पास वहां पर दिक्कत है और वो भी हमारे उस हॉस्पिटल में आज तक मौजूद नहीं है। दशकों बीत गई, हम एक ढंग का पावर जनरेटर भी उस हॉस्पिटल में लेकर नहीं आ पाए। बाकी बेसिक जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। किडनी रिलेटेड टेस्ट, ब्लड सीरम या प्लाज्मा, यूरिन, कार्डियक अरेस्ट, किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, या जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट, या रिनल फंक्शन, लिवर फंक्शन से रिलेटेड, या रेड ब्लड व्हाइट सेल काउंटिंग के लिए, या जो भी कैंसर से रिलेटेड, जब भी कैंसर हमारी अर्ली स्टेज में होता है तो इस तरह की दिक्कतें अगर हमें आती हैं और अगर हमारे पास इस तरह की बेसिक मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होंगे तो हम फर्स्ट स्टेज में ही कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि जब बात आती है गायने स्पेशलिस्ट की, तो स्पेशलिस्ट तो हमारे पास वहां पर मौजूद ही नहीं है, बट जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए भी उनको मंडी जाना पड़ता है। तो किस तरह के हालात कोटली हॉस्पिटल के हैं वो आप जरूर सोचिए। कोटली में सालों से लेडीज, हमारी जो लेडीज हैं, जेंट्स को चलिए साइड में करते हैं, बट लेडीज के लिए भी एक पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। और आप ये जरूर देखें कि कोटली हॉस्पिटल के जो टॉयलेट के हालात हैं वो भी आप वहां पर जाकर जरूर देखें। तो जैसे मेरे को बीएमओ साहब ने बताया था कि कोटली हॉस्पिटल में जो शॉर्टेज ऑफ फंड है और इसीलिए बेसिक समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए उनको चाहिए 10 से 15 लाख रुपए की धनराशि। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मैंने अपनी तरफ से 2 से 3 लाख रुपए देने की जो है वो घोषणा ऑलरेडी कर रखी है। और मैं आप सबसे अपील करता हूं और साथ ही इस मंच से मैं अपने सब जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं कि आए हम सब मिलकर जो ये कोटली हॉस्पिटल की जो हालात है इसको सुधारें, ताकि हम इस अस्पताल को अगर सुधारेंगे तो हमारे जो लोग जो बेवक्त मारे जा रहे हैं हम उनकी जिंदगी वो है बचा पाएं। हमारे अपने लोगों के हालात पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही हमारे लोग जीते जी दुख तकलीफ पीड़ा से मर जाएं, लेकिन बातें हो रही हैं मुक्ति धाम की। हमें मरने के बाद मुक्ति धाम नहीं चाहिए, हमें जीते जी समस्याओं का निवारण व जरूरी बुनियादी सुविधाएं चाहिए। और मैं एक सर्विसमैन लीग और इसके जो भी सदस्य हैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच से कि मेरे साथ इस मुद्दे पर जरूर आए। हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, पढ़ा लिखा और जागरूक समाज चाहिए, रोजगार के साधन चाहिए अपने बेटों और बच्चों के लिए, और कर्ज मुक्त समाज व परिवार चाहिए। और ये जो मैं कर्जे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार जो है कॉल आ रहे हैं इस तरह के लोगों के जो बोल रहे हैं कि हमारे जो परिवार हैं वो कर्जे में फंसे हुए हैं। कई लोग 10 लाख का कर्जा लेकर बैठे, कई 5 लाख का कर्जा लेकर बैठे, घर पूरा कर्जे में है। तो हमने कोई रोजगार का साधन ही नहीं जनरेट किया तो उनको हम कहां से कर्ज मुक्त करेंगे। और भास्कर अकेला किस किस की सहायता कर पाएगा। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं उनकी सहायता करूं, बट कहीं ना कहीं मैं भी मजबूर हो जाता हूं कि अब 10-10 लाख रुपए हम अकेला एक बंदे को नहीं बांट सकते।
तो ये जरूर आप सब सोचें कि हमें जो चीजें, हमें रोजगार के साधन, हॉस्पिटल के जो हालात हैं, इनको सुधारने के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जो कुछ लोग जो कहते हैं सोशल मीडिया में, आपने जरूर सुना होगा कि करके दिखाएं, तो उनको मैं इस मंच से जरूर कहना चाहता हूं कि काश, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं, मैं कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी नहीं हूं, बट काश आप जो है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से भी ये सवाल पूछते कि कुछ जो है आप लोग करके दिखाएं, और काश आप उनसे जवाबदेही मांगते। हिमाचल की जो मिट्टी है और जो इलाके है, इस इलाके ने सिर्फ जो हम लोगों की पीड़ा, भविष्य की चिंता से अनजान लोग और जनता की तकलीफ जो है, जो समझ नहीं पाते, ये इन परेशानियों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई कुछ भी कहे, भास्कर ठाकुर लोगों की तकलीफ को आवाज देता रहेगा और जितना संभव हो सकेगा उस समस्या का हल भी निकालेगा। माँ और हमारी जो जन्मभूमि है, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। और आए मिलकर अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग हम बनाते हैं। आए, अब आपको पड़ोसी देशों के हालात से भी मैं इस मंच से अवगत कराना चाहता हूँ। नेपाल में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, जिसके बारे में मुझे लगता है आप सबको मालूम ही होगा। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेलीकॉप्टर से फरार हो गया। श्रीलंका में जो भी चल रही है अस्थिरता, उसके बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए। मालदीव्स का जो इंडिया फोबिया है, उसके बारे में भी आप जरूर जाने कि क्या वहां पर चल रहा है। और पाकिस्तान के जो भी हालात हैं करंटली, वो भी आप सब जरूर देखें। और इन सब से हमें क्या सीख लेने की जरूरत है। भारत आज दो तरह का देश बनता जा रहा है, और आप सबको मालूम है कि इलाका तुंगल में ही नहीं, मैं मंडी, सदर और आसपास के, यहाँ तक कि मैं सरका घाट तक भी गया, और जब मैंने वहां पर गरीब लोगों के जो हालात देखे, तो इस तरह के हालात हैं वहां पर कि गरीबों के पास 1000 रुपए भी अपने इलाज या दवाई के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग, कुछ ऐसे हैं जो लोग 10-10 करोड़ की घड़ियां या मैशनल कारें लेकर घूम रहे हैं। तो आखिर हम इस तरह की असमानता अगर क्रिएट करेंगे तो कैसे जो ये देश है आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आए शपथ लें कि हम जो है इस असमानता को कम करेंगे, और शपथ लें कि हम एक जो है मजबूत लोकतंत्र की निर्माण करेंगे और अपने हाथों से देश को एक मजबूत लोकतंत्र बनाएंगे। अगर मैं आपको पिछले कुछ दिनों से, जो भी पिछले महीनों से जो भी यहाँ पर इलाका मंडी में ही जो चल रहे थ्रेट्स, उसके बारे में भी मैं जरूर अवगत कराना चाहूंगा। अप्रैल 17, 2025 को डीसी मंडी, आपको मालूम होगा कि ऑफिस में एक बॉम्ब थ्रेट भी मिला, और इसके अलावा एक थ्रेट हमारे को पिछले 5 या 6 दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज नेरचौक में 9 सितंबर इसको मिला था। अपने पास आसपास होती इन संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर आप सबको नजर रखने की जरूरत है। आपके घर गांव में जो भी ऐसे लोग, अनजान लोग आते हैं, उनके ऊपर आप जरूर उनकी हरकत के ऊपर नजर जरूर बनाए रखें। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिकॉज ये फौजियों की जन्मभूमि है। और आप सब बात ये समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मुझे यकीन है कि इस तरह के आतंकवाद को जो है, ये जो आतंकवाद है, धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में ये जरूर अपनी जड़ें पसारने की कोशिश कर रहा है। और हम इस आतंकवाद को, इलाका जो हिमाचल है अपने में, उसको पसारने पैर नहीं देंगे बिल्कुल भी। देश प्रदेश की सरकार से मेरा निवेदन है, साथ ही विपक्षी पार्टियां, संस्थाएं, सुरक्षा एजेंसियां मिलजुल कर जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाए, और इस तरह की जो देश विरोधी ताकतें हैं उसके ऊपर जो है पूरी की पूरी नजर जरूर रखी जाए। हमारी जनता के जो असली मुद्दे हैं वो है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व्यवस्था के जो हालात हैं आज के वक्त में, उसको सुधारने की हमें जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्था के जो बदतर हालात हैं उसको सुधारने की जरूरत है। हमारे को पिछले, आप देख सकते हैं कि 6-6 महीने से लोग गंदा पानी पी रहे हैं, और यहाँ पर की पीलिया से कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इसके ऊपर भी हमें निवारण करने की जरूरत है, जो गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। साथ ही सरकारी सेवाओं के जो बुरे हाल है, लोगों तक जो ग्राउंड तक जो पैसा है, सरकारी सुविधाएं जो मिल रही है वो नहीं पहुंच रहा, तो उसको भी सही करने की जरूरत है। बाबूगिरी जो अपने चरम पर है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और टैक्सेस का जो माया जाल है, जीएसटी वगैरह जो भी लगा रखा है, उसके ऊपर भी हमारी सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार और पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आप सब जानते हैं। तो इस तरह की जो असली मुद्दे हैं, हमको इन सब मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। और साथ ही इस मंच से मैं जरूर एक जो घोषणा मैं करना चाहूंगा, जो मैंने साइगड़ू जो मेला ग्राउंड है वहां पर भी बताया था कि युवा रोजगार मेला हम अगले महीने 7 से 8 अक्टूबर के बीच में कोटली, या हम हो सकता है साइगड़ू का जो ग्राउंड है वहीं पर इसको फिक्स करेंगे फाइनल, तो वहां पर रखा जा रहा है। आप अपने बच्चों को, खासकर जो
बेरोजगार बच्चे हैं वहां पर जरूर भेजें, खासकर डीटी बीटीआई में, और रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वहां पर जरूर कराएं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि बदलने आया हूं अपनी मंडी तुंगल वो इलाके की तस्वीर अपने हाथों से। जो मेरे संघर्ष को मेरी हार समझ रहे हैं उन्हें बता दूं कि मेरी जीत का समय आने वाला है। और साथ ही मेला कमेटी के जो प्रधान साहब हैं या जो भी महिला मंडल यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप सबको अपनी तरफ से 50,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा करता हूँ, जिसमें से 25,000 रुपए मेला कमेटी को और बाकी की जो राशि है वो जो हमारे तमाम महिला मंडल है उनको देने की मैं घोषणा करता हूँ। तो पीजूपाल महाराज की, पीजूपाल महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। तो अभी आपने आज के हमारे मुख्य अतिथि भास्कर ठाकुर जी के विचार सुने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में कम ही होते हैं, और भास्कर ने जो बीड़ा उठाया है उसका भी मैं पूरा समर्थन करता हूं।